हाय एवरीवन, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम जीएस 2 का एक टॉपिक ले रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पोस्ट लिबरलाइजेशन। 1990, 1990, 91 के बाद में जो इकोनॉमी में चेंजेस हुए उसके साथ ही में हमको हमारी बजटिंग टेक्निक के अंदर भी चेंजेस लाने पड़े। उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। तो किस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को मैनेज करा जाए पोस्ट लिबरलाइजेशन टाइम में, इस पे आज हम बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_ बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन आया था। पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जीएस 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। क्लेरिफाई करो इसको। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहले स्टेटमेंट को समझो, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए चैलेंज बन गया है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बजट मेकिंग में। बजट मेकिंग में क्या होता है, हम रिसीट्स एंड रेवेन्यूज देखते हैं। अगर पर्टिकुलरली एक्सपेंडिचर की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं कि हम रिसीट एंड एक्सपेंडिचर देखते हैं। उसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल हम दोनों रिसीट एंड एक्सपेंडिचर देखते हैं। तो एक्सपेंडिचर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हम देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम बोल रहे हैं कि यार जितनी भी सरकार की कमाई हुई है उस कमाई को खर्च किस तरीके से करा जाएगा। हम बजट मेकिंग में पर्टिकुलरली सिर्फ उस पोर्शन पे ध्यान दे रहे हैं, हम रिसीट पे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो पूरा पब्लिक फंड मैनेजमेंट का आता या फिर पब्लिक हम ऐसे बोल सकते हैं कि बजट मैनेजमेंट का आता, तो उसमें हम क्या करते हैं, रिसीट एंड रेवेन्यू दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे हम रिसीट एंड एक्सपेंडिचर दोनों की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का पूछा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से पैसे खर्च करने के तरीके में चेंजेस हो रहा है। बजट मेकिंग क्या डिफरेंट प्रोसीजर्स लेके आ रहा है पोस्ट लिबरलाइजेशन। और पोस्ट लिबरलाइजेशन की बात क्यों करिए, क्योंकि यहाँ से एलपीजी स्टार्ट हो गया था। द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड दी ग्लोबलाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन के बाद में क्या हुआ कि एलपीजी के बाद में गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कम कर लिया और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ज्यादा एरिया दे दिया काम करने के लिए। तो उसके बाद में से काफी सारे चेंजेस इकोनॉमी में आ गए और हमारे पैसे कहाँ से आते हैं, इकोनॉमी से आते हैं। तो दैट इज वाई इट इज सेइंग कि पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड के अंदर। तो इस चीज को आपको क्लेरिफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि क्या होता क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट क्या है, पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद में इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है, बहुत छोटे से स्टेटमेंट में। अगर अभी आपको नहीं पता क्यों जरूरत पड़ी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, अभी आपको पता चल जाएगा। फिर हम लिखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और किस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज करा जा रहा है। तो एक बार कंटेंट देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली सब चीजें समझ में आ जाएगी। फिर किस तरीके से फ्रेमवर्क बनाना है हम एंड ऑफ द क्वेश्चन फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। जंपिंग टू डायरेक्टली टू द क्वेश्चन आंसर कंटेंट कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है ये क्या है, ये एक अप्रोच है, ये एक प्रूडेंट अप्रोच है जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि गुड गवर्नेंस का हमारा जो गोल है उसको अचीव करा जा सके। सो जनरली ये बात करता है फिस्कल डिसिप्लिन की कि किस तरीके से रिसोर्सेज का एलोकेशन करा जाएगा बिटवीन अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन और स्टेट्स के बीच में। ऑपरेशनल इफिशिएंसी मतलब जो भी प्रोजेक्ट या स्कीम या जिसमें भी फंडिंग करी जा रही है उसमें कितना अच्छा आउटपुट आ रहा है, क्या जो पैसे खर्च कर रही है सरकार क्या उसका वाकई में वैसा यूटिलाइजेशन हो रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारा कितना जीडीपी होगा, हमारा कितना इन्फ्लेशन होगा, पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों में ये कंसर्न करता है। 1991 के बाद में जब रिफॉर्म्स हुए थे तो गवर्नमेंट का रोल जो है वो चेंज हो गया था। उससे पहले वो ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ करता था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में था। लेकिन पोस्ट 1991 प्राइवेट सेक्टर को खुला हाथ दे दिया गया तो ये फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ बन गया। देखो ये ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ का गवर्नमेंट का रूल चेंज हो गया। तो उससे बजट मेकिंग के अंदर भी नए चैलेंजेस जनरेट हुए थे। अगर आप बजट थीम को ओवरऑल अगर ऊपर तरीके से देखो तो आपको लगेगा कि 1991 से जो है वो पहले
90s के अंदर, पर्टिकुलरली 90s के अंदर सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बात करी जाती थी कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे हैं, हम टैक्सेस रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। 2000 से 2010 अगले पूरे दशक के अंदर फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करी गई थी। उसके बाद में 2010 के बाद में से पूरी सोशल स्पेंडिंग पे ज़्यादा फोकस दिया गया था। तो इस तरीके से थीम ऑफ बजट है उसको चेंज करा गया, और ये क्या, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन के अंदर उसके बाद में पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आए, बजट मेकिंग में पर्टिकुलरली क्या चेंज आए। देखो, बजट जब बनता है तो क्या होता है, सारे सेक्टर्स के लिए बनता है। तो जैसे बैंकिंग में क्या चैलेंज था, प्री लिबरलाइजेशन बिफोर 1990 क्या चैलेंज था, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स हो रहा था। इंटरनेशनल इकोनॉमी जो इतनी कोई खास चल नहीं रही थी और इतनी कोई ग्रेटली कनेक्टेड थी नहीं, वो बेसल नॉर्म्स जो थे वो भी इतने स्ट्रिक्ट थे नहीं वहाँ पे। पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या हो गया, दिक्कत आ गई ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम की। जो बैंक है और कंपनी है दोनों में डिफिसिट चल रहा है। गवर्नमेंट रिक्वायर्ड कि जो पब्लिक सेक्टर है उनको रिकैपिटलाइज करा जाए। अभी बहुत हजारों करोड़ रुपए देके इसको रिकैपिटलाइज भी करा गया था, लेकिन वो सब कुछ खुद पे नहीं कर सकते। फिस्कल बर्डन बहुत इंक्रीज हो गया था। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देखता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट देखता है। तो हाई लेवल ऑफ डिफिसिट चल रहा था। कब, 1990 से पहले। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है उनका मैंडेट था कि एसएलआर जो है उसको हाई रखना है ताकि गवर्नमेंट की बोरोइंग को फाइनेंस करा जा सके बैंक डिपॉजिटर की मनी से। तो इससे क्या हो रहा था कि जो पैसा जनरली प्राइवेट सेक्टर पे या इन्वेस्टमेंट पे या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे जाना चाहिए था वो सरकार को उधार दे दिया जाता था। तो खुद उसके पास, आरबीआई के पास भी पैसा नहीं बचता था। पोस्ट एलपीजी क्या हो गया, हाई डिफिसिट हो गया। हाई डिफिसिट हो गया है कि ज्यादा पब्लिक बोरोइंग हो गई टू द फाइनेंस डिफिसिट, मोर पब्लिक बोरोइंग हो गई। इससे क्या हो गया कि क्राउडिंग आउट ऑफ द फंड्स। क्राउडिंग आउट ऑफ द फंड्स क्या होता है कि सरकार खुद इतना ले लेती है या इतना खर्च कर देती है कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए बचता नहीं है। तो उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट करना। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डिमांड, कंज्यूमराइजेशन ज्यादा हो गया है, जिससे आरबीआई को फोर्स कट डाउन करना पड़ा एसएलआर टू इंक्रीज की ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके बैंक्स। एसएलआर, सीआरआर, इसको हम हमारे प्रीलिम्स फोकस्ड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर अभी डिस्कस करेंगे 1-2 दिन के अंदर। सिंस हाई लेवल ऑफ फिस्कल डिफिसिट हो गया तो इट वाज वन ऑफ द रीजन कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो ना स्टार्ट हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। नाउ गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टैट्यूटरी एफआरबीएम रिक्वायरमेंट को लाना स्टार्ट कर दिया ताकि फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करा जा सके। आरबीआई ने अपनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बना ली कि इन्फ्लेशन को जो है 4+-2 मतलब 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाए। तो ये जो आरबीआई से रैम्पेंट बोरोइंग हो रही थी सरकार की, वो काफी टिपिकल हो गई थी। पोस्ट एलपीजी की बात कर रहे हैं हम। प्राइवेट सेक्टर में क्या दिक्कत हुई, प्री एलपीजी क्या था 1991 से पहले कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही कम शेयर था, बहुत लिमिटेड शेयर था, क्योंकि लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज चलता था और इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो मेजरली गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करती थी। पोस्ट एलपीजी प्राइवेट सेक्टर सडनली बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो गया था। इतना कि प्राइवेट सेक्टर इट रिक्वायर 20 लाख करोड़ एवरी ईयर टू सस्टेन द करंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इतना कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए हर साल चाहिए ताकि अभी जो करंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, अभी मैं कोविड की बात नहीं कर रही हूँ पर्टिकुलरली, कोविड इज अ वेरी वेरी यूनिक सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू। अदरवाइज ऐसे नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सस्टेन रखा जा सके। देयरफॉर इफ द गवर्नमेंट इट डज नॉट कंट्रोल द फिस्कल डिफिसिट, अगर फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल नहीं करा तो ये क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में चैलेंज हो जाएगा। पीएसयूज के अंदर क्या चैलेंज था, प्री एलपीजी क्या था, पब्लिक सेक्टर जनरली लॉस मेकिंग था, गवर्नमेंट उसको एज ए व्हाइट एलिफेंट सपोर्ट करती थी, कुछ काम धाम आता नहीं था, पैसे बहुत सारे लेके चले जाते थे। पोस्ट एलपीजी क्या हुआ कि अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हेवी कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर से मिलना स्टार्ट हो गया था, जैसे कि एयर इंडिया, बीएसएनएल को, इनको बहुत हेवी सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से बहुत बड़ा कंपटीशन मिला। तो इनका सस्टेन होना मुश्किल होगा। बीएसएनएल की हालत देख लीजिए आप, एयर इंडिया की हालत देख लीजिए। गवर्नमेंट सैलरी पे करने में अनेबल हो गई, बहुत सारे जो है वो प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे कोई बायर थे उनके प्राइवेटाइजेशन के लिए कभी कभी तो कोई बायर भी नहीं मिला, जिसको हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, पोस्ट एलपीजी से पहले पॉपुलेशन बहुत इतनी थी नहीं, तो लोगों के पास टीवी फ्रिज, आप मतलब 1990 से पहले का टाइम याद करो अपने, कभी मम्मी पापा दादा दादी से पूछना कि टीवी फ्रिज मोबाइल वगैरह ऐसा कुछ सिचुएशन था नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी बहुत कम था और आती भी कम थी। लेकिन उसके बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों की पर कैपिटा इनकम, प्राइवेट सेक्टर आना स्टार्ट हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड्स इंक्रीज हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ऐसे में रेलवे अलोन जो है, सिर्फ रेलवे को 50 लाख करोड़ रुपए चाहिए थे 2016 से 2030 के बीच में, और गवर्नमेंट जो है वो 1.6 लाख करोड़ तक
ईयर भी खर्च नहीं कर पा रही थी। वेलफेयर में क्या है कि राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ फूड, राइट टू वर्क अभी तक लीगल राइट थे नहीं। ये 1990 से पहले की बात कर रही हूँ मैं। 1990 के बाद जैसे 2005 के अंदर, 2004 के अंदर जब मनरेगा या राइट टू फूड या राइट टू वर्क लाया गया, तो उसके बाद में ये गवर्नमेंट का लीगल, ये लोगों का, सिटीजन का लीगल राइट बन गया कि वो सरकार से मांग कर सके, और सरकार को उसके लिए बहुत बड़ा एक फंड एलोकेट करना पड़ता था। फूड सब्सिडी जो है उसकी 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा के ऊपर कॉस्ट जाती है। मनरेगा जो है वो 60,000 करोड़ से ऊपर का कॉस्ट में जाता है। एलपीजी के बाद में लेवल ऑफ एजुकेशन, डिमांड ऑफ वेरियस एमिनिटी हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, ये सारी चीजें बहुत बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। एंड व्हाट अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर? प्री एलपीजी पब्लिक एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का साइज इतना बड़ा था नहीं, तो एम्प्लॉय नंबर भी इतने ज्यादा नहीं थे और सैलरी भी उतनी कम थी। लेकिन एलपीजी के बाद में जितने रिफॉर्म्स आने स्टार्ट हुए, पब्लिक एस्पिरेशंस बढ़ना स्टार्ट हुई, ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स आना स्टार्ट हुई, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस आए, तो इससे क्या हुआ, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, चाहे नॉर्मल डे टू डे वर्क के अंदर हो, गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय हायर करे, तो उससे क्या हुआ कि सैलरी का इंक्रीज हो गया। उसके बाद में पेंशन इंक्रीज हो गई, 6th एंड 7th पे कमीशन लगे, उसमें बहुत बंच। आप देखोगे कि किसी भी मिनिस्ट्री के बजट के अंदर जब भी 6th एंड 7th या कोई भी पे कमीशन अगर लगता है, तो उस साल के अंदर उनका एक बहुत बड़ा बंच, लाइक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए का एक माइनस नेगेटिव दिखाई देता है। एंड दैट इज लाइक कि वो हमने पे करा इन द सैलरीज। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि चैलेंज क्या आया कि सरकार ने क्या करा कि जॉब्स को कॉन्ट्रैक्ट आउट पे देना स्टार्ट कर दिया। रेदर दिन आप देख रहे हो कि आजकल ना सरकारी नौकरियां बहुत कम निकलती है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो उसके बाद में रेवेन्यू डिफिसिट मिनिमल, तो रेवेन्यू डिफिसिट को कम से कम रखने के लिए, ताकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर से कम पैसे सैलरी के अंदर जाए, सरकार ने जॉब को कॉन्ट्रैक्ट पे देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में एनपीएस डाल दिया है। तो एनपीएस में जैसे आई एम ऑल्सो अंडर एनपीएस, तो एनपीएस के अंदर क्या होगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद ही अपनी सैलरी में से पेंशन को दें। तो इन सबको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए? सबसे पहले तो एफआरबीएम अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। सरकार ने बोला कि 2000 हमको फिस्कल डिफिसिट को रिड्यूस करना पड़ेगा, 2023 तक 2.5% से ज्यादा फिस्कल डिफिसिट नहीं होना चाहिए। प्लान एंड नॉन प्लान डिस्टिंक्शन जो था उसको हटा दिया बिल्कुल, ताकि, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि कोई ऐसी स्कीम है जिसमें पैसे जरूरत नहीं है, रिडेंडेंट हो चुकी है, उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें पैसे जाते थे, तो वो क्या हो रहा था कि वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा था, तो उसको हटा दिया गया। रेलवे का बजट है उसको गवर्नमेंट के मेन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया था। मॉनेटरी एक स्टैट्यूटरी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसको गठित करा गया ताकि वो बेटर इन्फ्लेशन टारगेट पे देखती है। अभी ये 4 ± 2% पे 6 से 2% के बीच में इन्फ्लेशन टारगेट को रखती है। डीपनिंग ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म ऑल्सो, स्टेट और यूनियन के बीच में जो ये फिस्कल फेडरलिज्म है इसको ज्यादा स्ट्रेंथन करा गया। जो टैक्स रेवेन्यू है, जैसे अभी 14th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने बोला था कि 42% का डिवोल्यूशन होगा। 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई है कि 41% का डिवोल्यूशन दिया जाएगा। हालांकि 1% उन्होंने ये हमारा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के लिए काट लिया था। इसके अलावा पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम PFMS, अमेजिंग सिस्टम, कभी गूगल पे जाके देखना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें जहां पे स्कीम बनी, कौन सी मिनिस्ट्री से बनी, कितना पैसा एलोकेट करा, कितना पैसा एलोकेट करना बाकी है, कितना पैसा इसमें किस आर्म के अंदर निकाला गया, उसमें कहाँ पे वो अटका हुआ है, फाइनल बेनिफिशियरी के पास कितना पहुंचा, हर एक रुपए का हिसाब ऑनलाइन है। कोई भी इसको खोल के देख सकता है, मतलब मिनिस्ट्री में जो काम करता है इसमें पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है। गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बोल लो, चाहे अकाउंटेबिलिटी बोल लो, अमेजिंग होकर रखी है। फिर पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी ऑल्सो, ये प्रपोज्ड एजेंसी है जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ द गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए प्रपोज करी गई है, अभी बनाई नहीं गई है। तो अगर आप एलपीजी के आफ्टरमैथ में देखोगे ना, तो नेशनल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अभी भी हम लोअर मिडिल कंट्री के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जाहिर सी बात इंक्रीज हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की डिमांड इंक्रीज हो गई। अभी कोविड में देख लो आप कि सरकार के पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डामाडोल हुआ है। तो अभी क्या मतलब है इसका कि हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो अभी डिमांड ऑलरेडी बढ़ी हुई है। जैसे ही कोविड हमारा नॉर्मल भी होगा ना, हम बोलेंगे कि नहीं, आजकल ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा जरूरत है। लोग ऑक्सीजन के लिए अगर मर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो उसको सही करा जाए। तो ऐसे में सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आता है। जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है हमारा, वो इतना ज्यादा है नहीं, इतना एडिक्वेट इंक्रीज उसमें हुआ नहीं, इवन आफ्टर जीएसटी ऑल्सो। डीमोनेटाइजेशन के बाद में भी हमको लग रहा था कि टैक्स टू जीडीपी लेवल काफी इंक्रीज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एज ए रिजल्ट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है ना, उसको करना बड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पैसे आते हैं कम,
खर्चा हो रहा है बहुत ज़्यादा, फिस्कल डेफिसिट को रखना है लिमिट में, इन्फ्लेशन को रखना है लिमिट में, और सारी सेक्टर्स में पैसे भी जाने चाहिए। तो विमल जालान कमेटी आई थी, उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पे रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने बोला कि एक तो जो आपने ये अंधाधुंध सब्सिडीज दे के रखी है ना, उसको कंट्रोल में करो, सब्सिडीज को रैशनलाइज करो। हर एक चीज पे सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। आप ये किसी को लॉर करने के लिए या फिर किसी एक सेक्टर को खुश करने के लिए जो सब्सिडीज का प्लान करके रखा है, इसको हटाओ, या बिना मतलब के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा, फिस्कल पाथ पे स्टिक रहो और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पे काम करो। तो जो प्रूडेंट पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट होता है ना, दैट इज द की कि हमारी इंडियन इकोनॉमी, देखो आप पैसे कितने भी कमा लोगे, कितने भी आ जाएंगे, लेकिन जब तक उनको खर्च सही से नहीं करोगे, वो जैसे बोलते हैं ना कि मम्मी हमारी 3,000 रुपए के अंदर भी घर खर्च इतने अच्छे से चला लेती थी कि हम 50,000 रुपए के अंदर भी अच्छे से घर खर्च चला नहीं पाते। तो ये क्या है, मम्मी का प्रूडेंट पब्लिक फाइनेंस, मम्मी का प्रूडेंट ये फाइनेंस मैनेजमेंट था, तो इसकी वजह से वो चला। अभी ये मत बोलना कि इन्फ्लेशन भी था, वो भी था, तो रुपए भी तो बहुत कम थे, 3,000 तो 5,000 नहीं बन गए होंगे। ठीक है, 3,000 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 3,000 भी जो A क्लास या B क्लास के अंदर होते थे, नॉर्मल एक जनरल कॉमन पर्सन को कितने मिलते थे, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 1,500 रुपए, उसके अंदर भी वो इतना इफिशियंटली घर चलाते थे। तो बात क्या है, वो क्या है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है। तो इसी तरह का एक प्रूडेंट पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि पूरी कंट्री का जो एक ग्रोथ पोटेंशियल है वो अनलॉक करा जा सके। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है ये गवर्नमेंट का क्यों चैलेंजिंग पोर्शन बनता जा रहा है, पर्टिकुलरली फॉर दी बजट मेकिंग एंड पर्टिकुलरली फॉर दी पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। तो इसको हमने क्लेरिफाई कर दिया है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर तो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट क्या है, पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद क्या चैलेंज है। फिर हमने पूरी लिस्ट बता दी कि भाई ये सेक्टर के अंदर आपके ये चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर हमने उनको मिटिगेट करने के एफर्ट्स भी बता दिए। तो हमारा पूरा कंटेंट पूरा हो गया। तो इस वजह से हमारा पूरा टॉपिक पूरा हो गया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट क्या होता है, पूरा एक टॉपिक हमने कवर कर लिया। एंड विद दैट नोट हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। यू गाइज प्लीज टेक केयर, डबल मास्क पहनो, मास्क को भी ऐसे अच्छे से पहनो, दो एक जैसे मास्क एक साथ नहीं पहनने होते हैं। आप नीचे सर्जिकल मास्क पहनो, ऊपर चाहे कपड़े वाला या फिर N95 का कोई भी मास्क पहनो। मास्क को हमेशा कॉर्नर से, यहाँ से जो कान के पीछे लगाते हैं उससे टच करना होता है। ऐसे बार बार ऐसे 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 ऊपर नीचे मत करा करो, उससे मास्क में लगता है वायरस। और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छा खाओ, अभी विटामिन्स एंड प्रोटीन्स थोड़ा अच्छा खाओ, बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करो। एंड दैट इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।